हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कथाकाल। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपर एक्सपीरियंस लेकर। गामर एक ऐसा गांव जो बहुत रिच था, जहां कभी शांति थी, लेकिन फिर आया एक श्राप जिसने इस गांव की तस्वीर बदल दी। और इन सब के पीछे का कारण था प्राजक्ता, एक निर्दोष लड़की, या फिर एक छुपा हुआ राज जिसकी मौत ने सब कुछ बदल दिया। और उसकी मौत अंत नहीं, शुरुआत थी एक ऐसे श्राप का जिसने इस हंसते खेलते गांव को वीरान बना दिया। इस कहानी में आएगा सच सामने, और सच जब सामने आएगा, आपका उस पर विश्वास करना मुश्किल होगा। तो शुरू करते हैं हमारे इस थ्रिलिंग सफर को, इस सुपर इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी एंटिटीज का जिक्र मिलता है, जैसे यक्षिणी, जैसे डायन, चुड़ैल, प्रेत, ब्रह्म राक्षस और पिशाचिनी। लेकिन एक नाम जो सबसे खतरनाक निकल के बाहर आता है, वो है कर्ण पिशाचिनी। आप लोगों ने कर्ण पिशाच के बारे में कई बार सुना है कि वो लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर लेती है। जो साधक उसे साध लेता है, उसके कान में आकर वो भूतकाल यानी पास्ट और प्रेजेंट दोनों के बारे में बता सकती है। उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो मर्दों की जो आत्मा होती है, उनके ऊपर कंट्रोल रखती है और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना सेवक बना लेती है। कर्ण पिशाचिनी एक फीमेल एनर्जी है, जिसको जनरली लोग सिडक्शन के लिए या अपने लस्ट को पूरा करने के लिए साधते हैं, और इनमें से मैक्सिमम नंबर होता है मेल्स का। लेकिन एक फीमेल एनर्जी को जब एक फीमेल साधक साध ले, तो उसके पास आ जाती है अपार शक्ति, इतनी कि उसकी मौत भी उसे हरा नहीं सकती। और इसी कर्ण पिशाचिनी ने अट्रैक्ट किया रावी को। रावी, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, और उसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था कर्ण पिशाचिनी में। उसने कर्ण पिशाचिनी के बारे में कई बुक्स पढ़ी थी, बहुत जगह उसने उसको एक्सप्लोर किया, लेकिन कभी भी वो कर्ण पिशाचिनी से इंटरेक्ट नहीं कर पाया। रावी के आजा लिए पैरानॉर्मल दुनिया एक शौक नहीं, एक मिशन था, जहां लोग हॉरर एक्सप्लोरेशन वीडियो सिर्फ व्यूज के लिए बनाते थे। रावी वहां जाकर उनमें सच्चाई ढूंढता था। बचपन से ही उसने कुछ अलग चीजें महसूस की थी, और वह इन एंटिटीज को से इंटरेक्ट कर पाता था। बचपन में कई बार उसने ऐसे चेहरे देखे थे जो जिंदा लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे। कॉलेज के टाइम पर उसने अपना पहला केस लिया था, एक हॉन्टेड परा गेस्ट हाउस, जहां पर लोग कहते थे कि कोई ऐसी एंटिटी वहां पर है जो अगर वहां पर रोशनी जलाया जाए तो उस रोशनी को बुझा देती है। रावी ने अपनी पूरी रात वहां गुजारी, और उसने ना सिर्फ लाइट्स को बंद होते हुए देखा, बल्कि एक काला साया भी देखा। और तब से उसने ठान लिया था कि वह हर उस जगह जाएगा जहां पर लोग कहते हैं कि मत जाओ, जहां पर खतरनाक खतरनाक एंटिटीज रहती हैं। ये हॉरर या हॉन्टेड लोकेशनेशंस को एक्सप्लोर करते करते रावी को पता लगा एक एंटिटी के बारे में, जिसका नाम था कर्ण पिशाचिनी। जैसे जैसे वह कर्ण पिशाचिनी के बारे में और पढ़ता गया, इंफॉर्मेशन गैदर करता गया, कर्ण पिशाचिनी उसके लिए एक ऑब्सेशन बन गई। और तभी एक दिन उसका जो रिसर्च पार्टनर था, जो उसके लिए अलग अलग लोकेशनेशंस, अलग अलग कहानियां लेकर आया करता था, वह उसके पास लेकर आया एक फाइल जिसमें गांव का नाम था GAHMR। रेम्स ने रावी को बताया कि गांव पहले एक हंसता खेलता गांव हुआ करता था, लेकिन कई सालों पहले लोग कहते हैं कि इस गांव को एक श्राप लग गया, और उसके बाद यह पूरा गांव खाली हो गया है। इस गांव में कोई नहीं रहता है, और लोग कहते हैं कि इस गांव के अंदर एक पिशाचिनी का या फिर एक कर्ण पिशाचिनी का साया है। रमेश ने एक और बात बताई कि अब तक यहाँ पर जितने भी लोग गए हैं, लोग ये कहते हैं कि जो भी इस गांव के अंदर गया वो कभी दोबारा वापस नहीं आया। रावी ने जैसे ही इसके बारे में सुना, वो बहुत एक्साइटेड हो गया। इनकी टीम में 3 लोग थे, रावी, रेम्स और नेहा। नेहा एक मीडियम थी। उसके पास एक ऐसी स्पेशल पावर, या आप बोलते हैं ऐसा रेयर गिफ्ट था, कि वो अपने आसपास अच्छी बुरी दोनों तरह की एनर्जीज को महसूस कर सकती थी, और जरूरत पड़ने पर वो उनसे कम्युनिकेट भी कर सकती थी। तीनों के तीनों इससे पहले भी बहुत बार लोकेशनेशंस को एक्सप्लोर कर चुके थे, लेकिन रावी के ऑब्सेशन को ये दोनों ही बहुत अच्छे समझते थे। और जैसे उसने कहा, इन्होंने तुरंत अपनी तैयारी शुरू कर घामर गांव जाने की। इन्होंने और इन्फॉर्मेशन गैदर की, तो इन लोगों को पता लगा कि ये जो सब कुछ बातें बहुत सालों पुरानी, इन चीज़ों को बहुत साल बीत चुके हैं, और ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब वहां पर शायद लोग रहते होंगे, तो उनसे मिलकर वो पता करेंगे कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। 3 दिन के बाद ये लोग GAHMR पहुंचते हैं, और वहां पहुंचकर ये देखते हैं कि जो ये लोग उम्मीद कर रहे थे
वैसा कुछ भी नहीं था। वो एक छोटा सा गांव था, शायद मैप पर भी ना हो, और वो बिल्कुल वीरान पड़ा था। खंडर से घर हो चुके थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि आज भी यह गांव अपने लोगों के वापस लौटने का इंतजार कर रहा है। इंसान तो छोड़ो, वहां पर एक जानवर तक नहीं था। ये लोग उसी गांव के बाहर, जो पगडंडी अंदर जाती है, वहां खड़े हुए थे, और वहीं खड़े होकर गांव को एक्सप्लोर देख रहे थे। देखा कि जंगल की झाड़ियां घरों तक पहुंच चुकी है। पूरा माहौल अजीब सा है। एक अजीब सी बदबू पूरे गांव में फैली हुई है, और दिन के उजाले में भी जो गांव के घर हैं, उनके अंदर एक डेंस अंधेरा है। इन लोग को पहुंचते पहुंचते करीबन 5:30 बज चुके थे, और क्योंकि उस गांव के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अभी हम शाम को इस गांव में एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जंगली जानवर वगैरह हो और उनसे हमारा सामना हो जाए। इसलिए डिसाइड किया कि वो कल सुबह इस गांव को पहले एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम लोग यहीं आसपास कहीं रुकने का ठिकाना ढूंढते हैं। रास्ते में आते हुए इन्होंने पहले ही देख लिया था कि सड़कें बिल्कुल खाली थी, आसपास कुछ भी बना हुआ नहीं था, और जो लास्ट टाउन या शहर कस्बा आप उसे बोलो जो इन्होंने देखा था, वो करीबन यहाँ से 5 किमी पहले था। होटल्स वगैरह मिलने की उम्मीद इनको नहीं थी, बट फिर भी इन्होंने आसपास एक्सप्लोर करना शुरू किया कि कहीं दूसरा गांव हो, वहां किसी घर के अंदर इनको रहने को जगह मिल जाए। और खोजते खोजते यह पहुंचे एक मंदिर पर। वो मंदिर एक घर के अंदर बना हुआ था। वो लोग जाते हैं, अंदर अंदर जाकर देखते हैं, तो एक बहुत ही बूढ़े से आदमी, बूढ़े बाबा आप उन्हें बोल सकते हो, जिनकी उम्र शायद 90 या 100 साल के आसपास होगी, वो उनको देखते हैं। शायद वो घर उन्हीं का था और मंदिर भी उन्हीं का था। उनसे जाकर रावी बोलता है कि बाबा, यहाँ आसपास कुछ होटल या फिर लॉज ऐसी कोई जगह मिलेगी जहां पर हम रात गुजार सकते हो। जैसे उन्होंने उनसे पूछा, बाबा ने पहले तीनों को देखा और कहा, यहाँ दूर दूर तक कोई होटल नहीं है। अगर तुम लोग रुकना चाहते हो तो आज की रात यहीं गुजार लो। रावी और उसकी टीम थोड़ा डिस्कशन करते हैं और सोचते हैं कि हाँ यार, तो सही है। अभी रात भी हो ही चुकी है ऑलमोस्ट, और दूर दूर तक कहीं भी होटल या कुछ ऐसा था नहीं जिसमें हम रुक पाए। तो एक काम करते हैं, आज की रात हम यहीं पे गुजार लेते हैं। कल गांव एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। वो बाबा से परमिशन लेकर वहीं रुक जाते हैं, अपना सामान वगैरह रखते हैं। उधर बाबा उन सब लोगों के लिए दाल चावल लेकर आते हैं, और बातों ही बातों में रावी उन्हें बताता है कि वो क्या काम करता है। जैसे ही उन्हें रवि के काम के बारे में पता चलता है, उन बाबा के चेहरे का एक्सप्रेशन से बदल जाता है। बिल्कुल शांत हो जाते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद बोलते हैं कि तुम लोग गहमार देखने आए हो। तीनों ने हाँ में सिर हिलाया, और उनकी हाँ देखते ही उन बाबा के चेहरे पे जो कन्फ्यूजन का एक्सप्रेशन था, वो गुस्से और डर के अंदर बदल जाता है, और बोलते हैं, चले जाओ यहाँ से, वरना तुम भी उसी सुनसान गांव में कहीं खो जाओगे। तुमसे पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ आए, लेकिन वो कभी वापस नहीं गए। गामर कोई ऐसा वैसा गांव नहीं है। उनकी बात सुनकर रवि थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलता है, अरे बाबा, आप चिंता मत करो, मैंने ऐसी जगह बहुत देखी है, कुछ भी नहीं होगा, हम पूरी तैयारी से आए हैं। उसकी बात सुनकर सुनकर बाबा गुस्से में तिलमिलाए और बोले, वो हवा है, हवा कैसे पहचानोगे उसे? तुम्हारे आने से पहले उसे तुम्हारे आने की खबर हो चुकी होगी। रावी ने आज तक बहुत सारी ऐसी लोकेशनेशंस एक्सप्लोर की थी, लेकिन बाबा के चेहरे पर वो डर और वो गुस्सा उस देखकर वो भी थोड़ा विचलित हो गया कि आज तक उसने किसी इंसान के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देखा। और जब शाम को उस गांव के बाहर खड़ा था, तो उसे जो वाइब्स आ रही थी, वो आज तक किसी और लोकेशन पर नहीं आई थी। उसने बाबा से पूछा कि आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन हवा? किसे पता लग जाएगा कि हम यहाँ पर आए हैं? उनकी बात सुनकर बाबा थोड़े शांत हुए, और शांत होकर उन्होंने बताया कि बेटा, मेरी उम्र 105 साल है। मैंने इस गांव को उजड़ते हुए देखा है। इस गांव के लोगों को अपनी जान की भीख मांगते हुए देखा है। इस पर नेहा उन बाबा से पूछती है कि बाबा, ऐसा क्या हुआ और कौन है यहाँ पर इस गांव के अंदर? बाबा एक लंबी सांस लेते हैं और बोलते हैं, मैं तब बहुत छोटा था और तभी मैंने यह सब सुना है। GHMR पहले एक संपन्न गांव हुआ करता था, और यहाँ पर सिर्फ अमीर लोग रहा करते थे। यह जो मंदिर तुम देख रहे हो, ये बहुत पुराना है। जब मैं पैदा नहीं हुआ था, उससे 12 नहीं है भी पुराना, और गहमार के सभी महिलाएं इसी मंदिर के अंदर पूजा करने आती थी। और जब भी गामर से कोई औरत आती थी, वो सोने से लदी रहती थी। आसपास के जितने भी गांव हुआ करते थे, उस टाइम किसी के पास भी बैलगाड़ी नहीं होती थी, और जिस गांव के लोगों के पास बैलगाड़ी हुआ करती थी, उस गांव को सबसे अमीर गांव माना जाता था।
और इसी गाहमार गांव में एक तांत्रिक रहा करता था। तांत्रिक कह लो या तपस्वी, उसने मुक्तेश्वर से अपनी साधना सिद्ध की थी। वह इस गांव में रहने के लिए आता है। वो इस गांव में ही पैदा हुआ था, लेकिन बहुत छोटी उम्र में वह आध्यात्म की तरफ झुक गया था और अपनी तपस्या साधना करने के लिए वह घर और गांव छोड़कर निकल गया था। अपनी सिद्धियां प्राप्त करके, अपनी साधना पूरी करके वह लोगों के कल्याण के लिए वापस से गांवमर गांव में आया। वह बेहद तेजस्वी था और साथ ही साथ त्रिकालदर्शी था। कल क्या होने वाला है और कल क्या हुआ है उसे सब पता होता था। गांव के और आसपास के गांव के लोग भी अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आया करते थे और वह उनका हल उन्हें दिया करता था। इतना ही नहीं, यहाँ मंदिर में जो काली पूजा में यज्ञ हुआ करता था, वो यज्ञ भी वही करता था और उसमें अपने रक्त की आहुति दिया करता था। गाहमर गांव में और दूर दूर तक के गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। सभी लोग उसका बहुत मान सम्मान किया करते थे। लेकिन वो होता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसी गाहमर गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था प्राजाक्ता। प्राजाक्ता बहुत सुंदर थी, उम्र करीबन 22 साल के आसपास। और यह जो तपस्वी था या तांत्रिक, जो भी आप इसे कहना चाहें, इसकी उम्र थी करीबन 32 साल के आसपास। एक बार जब उसने प्राजाक्ता को देखा तो यह प्राजाक्ता से सम्मोहित हो गया। प्राजाक्ता उसकी नज़र में कुछ ऐसी चढ़ गई कि उसे पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। और बस फिर क्या, उसने अपने तंत्र मंत्र को प्रयोग करके प्राजाक्ता को बीमार कर दिया। जब प्राजाक्ता बीमार हुई तो उसके घरवाले उसे उस तांत्रिक के पास लेकर आए और उन्होंने उससे विनती की कि उसे ठीक करें। उसको चेक करने के बाद उसने कहा कि आप अपनी बेटी को यही मेरे पास छोड़ दें, मैं इसे ठीक कर दूंगा। अब लोग उसकी इतनी इज्जत करते, इतना माना सम्मान करते थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसकी प्राजाक्ता के ऊपर गलत नजर है। सभी लोग उस पर आंख बंद के करके विश्वास करते थे। उसके घर वाले प्राजाक्ता को वहां छोड़कर चले गए, लेकिन प्राजाक्ता को यह पहले ही भनक लग गई थी। वो ये समझ गई थी, उसको उस तांत्रिक की मानसिकता समझ में आ गई थी। और उसने इंतजार किया जब तांत्रिक उसके साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करता। और जैसे उसने कोशिश की, उसने उस तांत्रिक की सच्चाई पूरे गांव के सामने ला दी। जब सब लोगों को उसकी सच्चाई पता लगी कि उसकी प्रजाक्ता के ऊपर गलत नजर थी, तो प्रजाक्ता के घर वालों ने और गांव वालों ने मिलकर उसकी बहुत पिटाई की और उसको वहीं पर मारकर जला दिया। और मरते मरते उस तांत्रिक ने गांव वालों को एक श्राप दिया, मेरी मौत मेरी शक्तियों का अंत नहीं, एक नया आरंभ है। यह पूरा गांव, इस गांव में रहने वाले लोग और आज के बाद इस गांव में जो भी कदम रखेगा वो मेरे श्राप का हिस्सा बनेगा। वो इस गांव से जीवित बाहर नहीं जा पाएगा। पंडित जी की बात ये तीनों बहुत ध्यान से सुन रहे थे और जब उन्होंने श्राप बोला तो ऐसा लग रहा था कि तांत्रिक खुद वो श्राप बोल रहा है। उनकी उम्र करीब 105 साल के आसपास थी, लेकिन जब वह यह शब्द बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एक 40 या 50 साल का आदमी यह शब्द बोल रहा है। उनकी आवाज में वह वाइब्रेशन ही नहीं था जो बूढ़े लोगों की आवाज में होता है, बिल्कुल सदी हुई स्थिर आवाज। उनकी बातें सुनकर रावी के मन में और ज्यादा क्यूरोसिटी आ गई थी उस जगह के अंदर जाने की। उस टाइम पर उन पंडित जी के जो भगवान की वो शयन आरती करते थे, उसका टाइम हो गया था तो वह उठकर अपना आरती करने चले जाते हैं और ये तीनों अपना जो भी खाना वाना खाया था वह सब साफ करके सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह तो बराती पासले कैलाश तीनों उठते हैं। रवि उन बाबा के पास आता है और बोलता है कि बाबा, अच्छा हुआ आपने रात को हमें गांव के बारे में बता दिया। हम लोग यहीं से वापस लौट रहे हैं, हम गांव में नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने उन बाबा से झूठ बोला था। उन तीनों का पूरा प्लान था उस गांव के अंदर जाकर चीजों को एक्सप्लोर करने का। इन्होंने डिसाइड किया कि वह गांव में चलते हैं, लेकिन अंधेरा होने से पहले वो गांव से बाहर आता है जाएंगे, क्योंकि जो रात को उन्होंने सुना एक्चुअली उससे वह बहुत घबरा गए थे कि अगर कोई इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो कुछ ना कुछ इस गांव में जरूर हो सकता है। खैर, ये तीनों पहुंचते हैं, गांव के अंदर घुसते हैं, गांव को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। उस गांव के अंदर जो एक अलग फीलिंग थी, एक डरावना सा पन था, उसको ये लोग बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। और चलते चलते रावी की नजर एक घर पर पड़ती है। उस घर में रावी को एक अलग सा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा था, जिसे कोई है जो रावी को वहां पर बुला रहा हो। करीबन 2-3 मिनट तक रावी उस घर को घूरता रहा और फिर वो वापस अपने सेंसेस में आया और अपने दोनों साथियों को लेकर वो उस घर के अंदर चला गया। रावी जब अंदर घूम रहा था तभी उसके दिमाग में एक सवाल आया कि जितना रिसर्च हमने की है
इस गांव का कनेक्शन तो एक कर्ण पिशाचिनी से है, और उन बाबा ने हमें वो तांत्रिक की कहानी सुनाई। ये कर्ण पिशाचिनी के कनेक्शन में तांत्रिक का क्या काम? वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे अचानक से एक औरत के बेहद डरावने तरीके से हंसने की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर वो रामेश की तरफ देखता है। रामेश को भी वही आवाज आ रही थी। उन दोनों को लगा कि शायद नेहा मजाक कर रही है। वो नेहा की तरफ घूमे तो नेहा पहले से ही बहुत डरी सहमी हुई खड़ी हुई थी और उनसे कह रही थी, सुनो यहाँ से चलते हैं। शायद नेहा को वहां पर कुछ फील हो रहा था। रावी नेहा से खड़े होके बात कर रहा था कि क्या हुआ, और तीनों आपस में डिस्कस कर रहे थे कि क्या हो रहा है। और नेहा उनसे बोल रही है, निकलते हैं यहाँ से, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और तभी उसे नेहा के पीछे से एकदम से एक साया सा बहुत तेज गति से भागता हुआ दिखाई देता है। वो ऐसे देखता है, इतनी देर में तो सब कुछ गायब हो चुका था, बिल्कुल एक हवा के झोंके की तरह निकला। और जैसे ही वह हवा के झोंकी तरह निकला, पूरे घर के अंदर एक सड़ांत फैल गई। जैसे कोई लाश सड़ती है, ऐसी बदबू पूरे घर के अंदर फैल गई थी, और वह इन लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। तीनों वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोज ही रहे थे कि तभी उनकी नजर घर के कोने पर पड़ती है, जहां पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था, जिसने काले रंग की एक धोती पहनी हुई थी, जिसके पूरे शरीर के ऊपर भस्म लगी थी, और भस्म के अंदर उसके शरीर पर लगे हुए चोटों के निशान दिख रहे थे। जब उन्होंने उस इंसान की आंखों में देखा, तो उसकी आंखों में बहुत दर्द था। वो देखने में इतना डरावना लग रहा था कि उसको देखते ही इनके पांव जैसे जमीन से चिपक गए। और तभी वो एक बहुत दर्द भरी आवाज में बोलता है, चले जाओ वरना मारे जाओगे। उसकी बात सुनकर वो तीनों के तीनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे उनके पैर जम गए थे, वो हिल भी नहीं पा रहे थे अपनी जगह से। और तभी नेहा की नजर घर के दूसरे कोने में खिड़की पर पड़ती है। उसे देखकर वो चीख पड़ती है। उसकी चीख सुनते ही तीनों के तीनों वहां देखते हैं, और वहां रावी को दिखाई देती है। एक औरत, एक औरत जो बिल्कुल नग्न अवस्था में खड़ी हुई है। उसके लंबे लंबे बाल उसके शरीर को ढके। उसके शरीर के ऊपर कुछ बहुत ही अजीब सा कुछ काला सा कुछ लगा हुआ है। वो खड़ी होकर इन तीनों को ही देख रही है, और एक अजीब सी कपी सी स्माइल वो इनको दे रही थी। ये देखते ही नेहा तो एकदम से बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही रामेश और रावी दोनों घबरा जाते हैं कि वह अब क्या करें। नेहा के बेहोश होते ही रावी फटाफट से अपना बैग ढूंढता है। उस बैग के अंदर सामान ढूंढना शुरू करता है, तो उसे एक लाल कपड़ा दिखाई देता है, जो वह बालाजी महाराज के यहाँ से लाया था। वो उस कपड़े के 3 टुकड़े करता है। एक टुकड़ा रामेश को देता है, एक टुकड़ा अपने पास रखता है और एक टुकड़ा वो नेहा की पॉकेट में डाल देता है। उसके बाद वो और चीजें एक्सप्लोर करने लगता है। तभी उसे एक पुड़िया दिखाई देती है जो बैग में उसने नहीं रखी थी। उस पुड़िया को खोला तो उस पुड़िया के अंदर विभूति थी। उस विभूति को उसने थोड़ा नेहा के सिर पर लगाया, थोड़ा रामेश के सिर पर, थोड़ा अपने सिर पर, और उसे अपने पास रख लिया। उसके बाद उन्होंने नेहा को जगाया तो नेहा वापस से होश में आते हुए बहुत घबराई हुई थी, और अभी भी वो आदमी और वो औरत वहीं पर खड़े हुए थे, लेकिन वो आगे बढ़ के इनके पास नहीं आ रहे थे। बस वह वहीं पर खड़े होकर इनको देख रहे थे। अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से रावी ये तो समझ गया था कि यह दोनों इनके पास नहीं आ पा रहे हैं इन चीजों की वजह से। उन्होंने जैसे तैसे करके नेहा को उठाया और फटाफट से वो उस घर से बाहर निकलने लगे। घर से बाहर निकलते ही भागना शुरू करते हैं, और जैसे ही भागना शुरू करते हैं उनको उस औरतस की बहुत तेज चीखने की आवाज आती है। इतनी तेज कि एक बार तो इनकी आत्मा तक कांप गई थी। बिना पीछे मुड़े बस ये गांव से बाहर भाग रहे थे, और जैसे उन्होंने गांव से बाहर कदम रखा, इन्हें अपने सामने खड़े हुए दिखाई दिए वही पंडित जी, जो अपने हाथ में एक लोटा लेकर खड़े थे, और मानो वह इन तीनों का ही इंतजार कर रहे थे। पंडित जी को देखकर इन तीनों को लगा जैसे उन्हें एक नया जीवन मिल गया। तीनों भागकर वहां उनके पास जाते हैं और सीधा उनके पैरों में पड़ जाते हैं। वो पंडित जी उन तीनों को मंदिर में लेकर जाते हैं, और वहां जाकर वो तीनों देखते हैं कि वहां पर उन्होंने एक यज्ञ की तैयारी की हुई थी। पूरा सामान वगैरह जमाकर हवन कुंड उन्होंने बना रखा था। यह देखकर रावी चौंक जाता है कि मानो उन पंडित जी को, उन बाबा को पहले से ही पता था कि यह सब होने वाला है और इस चीज की जरूरत पड़ेगी।
नेहा अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं थी। यज्ञ होता है वहां, वह पंडित जी अकेले नहीं थे। उनके साथ 3 और उनके शिष्य थे। उन चारों ने मिलकर यज्ञ किया। उसके बाद कहीं जाकर नेहा ठीक हुई और इन सब लोगों को भी थोड़ा अच्छा फील हुआ। लेकिन अभी भी रावी और उसकी टीम के मन में कई सवाल थे जो उनको उन पंडित जी से पूछने थे। लेकिन शायद यह सवाल भी उन पंडित जी को पहले ही पता लग गए थे। वो रावी से बोलते हैं, विभूति की पुड़िया तुम्हारे बैग में मैंने ही रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम लोग वहां जाए बिना नहीं मानोगे। तब रामेश बोल पड़ता है कि हां बाबा, हम लोग जब वहां गए तो हमने वहां पर 2 लोगों को देखा, एक बूढ़ा आदमी और एक औरत। तो पंडित जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बेटा तुमने इस गांव को कर्ण पिशाचिनी के नाम से जाना है, लेकिन तुमने सिर्फ इस गांव के तांत्रिक की कहानी सुनी है, कर्ण पिशाचिनी की नहीं। रावी और रामेश एक दूसरे का मुंह ताकने लग जाते हैं और उसके बाद वो पंडित जी बोलते हैं, तुमने वो जो लड़की देखी वो कोई और नहीं, वो प्राजक्ता थी। और जो आदमी तुमने देखा वो तांत्रिक था। यह वही प्राजक्ता है जिसे तांत्रिक पसंद करता था। लेकिन उस तांत्रिक को यह अंदाजा नहीं था कि प्राजक्ता कौन है। रावी बोल पड़ता है, कौन प्राजक्ता? उसके बाद वह बाबा आगे की कहानी वापस इनको बताना शुरू करते हैं कि जब उस तांत्रिक के बारे में, उसकी सिद्धियों के बारे में गांव के लोगों को पता लगा, तो गांव के 2 परिवार उस तांत्रिक के पास आए और उन्होंने उससे कहा कि करीबन 7008 महीने पहले उनके घर से एक-एक परिवार से एक-एक बच्चा गायब हो गया है। हमने उन्हें बहुत जगह ढूंढा, लेकिन वह बच्चे हमें कहीं पर भी नहीं मिले। कि आप हमारी सहायता कर सकते हैं, कहीं बता सकते हैं कि वह बच्चे कहां पर होंगे, वह जीवित भी है या फिर नहीं है। उनकी बात सुनकर जब उसने अपनी साधना और अपनी शक्तियों से इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि आखिर वो बच्चे कहां गए, तो उसे पता लगा कि गांव में कोई है जो किसी ना किसी तरह की साधना कर रहा है। लेकिन वह किसकी साधना कर रहा है, यह पता नहीं चल पा रहा है। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे पता नहीं चला, उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक ऐसा कवच बनाया कि गांव के अंदर अगर कोई भी अगली बार साधना करने की कोशिश करेगा तो उसे पता चल जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उस कवच के बनाने के कुछ दिनों के बाद ही अचानक रात के समय उसकी आंख खुलती है। उसे आभास होता है कि कोई इस समय गांव में किसी जगह पर साधना कर रहा है। वो उठकर दौड़कर उस जगह पर पहुंचता है, लेकिन जब तक वहां पहुंचता है, वहां जो भी कोई था वहां से जा चुका था। जैसे शायद उसे भनक लग गई थी कि कोई यहां पर आने वाला है। और ऐसा सिर्फ 1 बार नहीं, 2, 3 बार हुआ। इसी के साथ साथ वो जो तांत्रिक था, वो उन खोए हुए बच्चों के बारे में भी पता लगा रहा था। और ढूंढते ढूंढते वो एक घर के पास पहुंचा जहां उसकी जो शक्तियां थी उसे वहां लेकर गई। और जब वो वहां छानबीन कर रहा था, तभी उसकी नजर पड़ती है प्राजक्ता पर। प्राजक्ता को देखते ही वह उसके ऊपर मोहित हो गया था। और उसके आकर्षण का सबसे बड़ा कारण था प्राजक्ता के चेहरे का तेज। वो सुंदर तो थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग तरह का तेज था। प्राजक्ता की सुंदरता ने उस तांत्रिक को अपने वश में कर लिया था। और जिस घर के आसपास वो छानबीन कर रहा था, वो किसी और का नहीं, प्राजक्ता का ही घर था। इसके बाद वह कई बार प्राजक्ता के घर के आसपास गया उसे देखने। वो कोशिश करता उससे बातचीत करने की, लेकिन प्राजक्ता को उस तांत्रिक के बारे में सब कुछ पता था और उसका उस तांत्रिक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब इन सब से बात नहीं बनी, तो उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या का उपयोग किया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह जिस आग से खेल रहा है, उस आग में वह खुद ही जलने वाला है। जब तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग प्राजक्ता पर किया, तो उसे पता लग गया कि प्राजक्ता के साथ कोई पारलौकिक शक्ति है। मतलब प्राजक्ता ने किसी शक्ति को सिद्ध किया हुआ है। यह जानकर उसे अच्छा भी लगा और बुरा भी, क्योंकि अब उसका शक यकीन में बदल चुका था कि उन दोनों बच्चों की बलि प्राजक्ता ने दी है अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए। यहां जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि अभी तक तांत्रिक को यह नहीं पता था
कि प्राजक्ता ने एक कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया हुआ है। उसे लग रहा था कि उसने कोई बलि प्राजक्ता ने दी है, छोटी मोटी साधना की हुई है। वो उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा था और उसे इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि प्राजक्ता अकेली नहीं है। उसके साथ रहती एक शक्तिशाली कर्ण पिशाचिनी, और जैसे ही उस तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र का उपयोग प्राजक्ता पर किया, उस कर्ण पिशाचिनी के द्वारा प्राजक्ता को यह पता लग गया कि वो क्या चाहता है और उसका उद्देश्य क्या है। लेकिन प्राजक्ता ने भी नाटक किया बीमार होने का, क्योंकि वह तांत्रिक उसकी साधना में विघ्न डाल रहा था, और जब भी साधना करती तभी वह वहां पर आकर है जाता, और इसीलिए उसको अपनी साधना को बीच में छोड़कर भागना पड़ता था। वो जो भी ध्यान करती थी, वह सबके उस कवच की वजह से उस तांत्रिक को यह पता लग जाता था, और प्राजक्ता शायद उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी या फिर उसे सबक सिखाना चाहती थी। जब प्राजक्ता के घर वाले उसे उस तांत्रिक के पास छोड़कर गए और तांत्रिक ने जब उसे सम्मोहित करने की कोशिश की, तब जाकर उसे पता लगा कि प्राजक्ता के साथ एक कर्ण पिशाचिनी की शक्ति है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और प्राजक्ता ने गांव वालों को उस तांत्रिक की सच्चाई बताई और उसे मरवा दिया। लेकिन तांत्रिक के मरने के साथ साथ प्राजक्ता की सच्चाई भी पूरे गांव के सामने आ गई। जब वह तांत्रिक को मारपीट कर जला रहे थे, तो अपना श्राप देते देते उसने यह भी बताया कि प्राजक्ता कौन है, वो क्या करती है, और गांव के जो 2 बच्चे गायब हुए हैं, वह गायब नहीं हुए हैं। प्राजक्ता ने अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए उनकी बलि दी है, और अभी भी उनके कंकाल प्राजक्ता के घर के पीछे जमीन में गड़े हुए हैं। जाओ जाकर निकाल लेना, तब तुम्हें सच्चाई का पता लगेगा। तांत्रिक के बताए अनुसार सब लोगों ने पहले प्राजक्ता को पकड़ लिया और फिर उसके घर गए। घर के पीछे आकर उन्होंने जब खुदाई की तो वहां पर वाकई में 2 बच्चों के कंकाल मिले। पूरा गांव गुस्से में था। अभी उन्होंने तांत्रिक को मारा था और वही हाल उन्होंने प्राजक्ता का भी किया। गांव वालों ने प्राजक्ता को जिंदा जला दिया और प्राजक्ता भी वहीं मर गई। लेकिन प्राजक्ता की साधना सिद्ध थी। मरने के बाद वह बन गई एक पिशाचिनी, और उसके साथ थी कर्ण पिशाचिनी की शक्ति। उसने पूरे गांव में कहर ढा दिया। फसलें खराब हो गई, लोग बीमार होने लगे, एक एक करके गांव के लोग मरने लगे, और धीरे धीरे करके गांव वालों ने गांव छोड़ना शुरू किया। जब हालत ऐसी हो गई तो गांव वाले एक और सिद्ध तांत्रिक को ढूंढ कर लेकर आए ताकि वह इस पिशाचिनी को कंट्रोल कर सके। लेकिन हुआ उसका उल्टा। वो तांत्रिक आया तो था इस पिशाचिनी को कंट्रोल करने, लेकिन एक पिशाचिनी और एक कर्ण पिशाचिनी की शक्ति के आगे उसकी एक ना चली, और वह खुद उस गांव में फंसा रह गया। तुम जैसे कई लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ लोग समझदार हैं जो बाहर से ही लौट जाते हैं, लेकिन जो लोग अंदर जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। यह सुनकर सब लोग शांत हो जाते हैं। इसके बाद वो बाबा फिर से बोलते हैं कि आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया है, अब तुम सब यहाँ से चले जाओ, और आज के बाद दोबारा घूमकर भी इस गांव की तरफ मत देखना। हो सकता है अगली बार तुम्हें बचाने के लिए मैं यहाँ ना हूँ। अभी तक नेहा भी ठीक हो गई थी। वह बाबा के पैर छूकर उनसे माफी मांगकर वहां से चले जाते हैं। यह लोग वहां से निकलते हैं, लेकिन अब भी रावी के मन में कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब उसे नहीं मिल पाया था। लेकिन अभी जो भी कुछ हुआ उससे वह बहुत घबराए हुए थे, इसलिए वह चुपचाप अपने घर पहुंचते हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है। करीबन 3 लाख 4 महीने के बाद उसकी आंखों के सामने फिर से एक बार जॉन का नाम आता है, जब वो किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और वो नाम आते ही उसके दिमाग में वापस से वही सारे सवाल कौंध जाते हैं कि वो जो बाबा थे, उनको कैसे पता कि वहां पर वो तांत्रिक कैद, और इतनी बड़ी कहानी कैसे है, और अगर वहां कोई नहीं रहता है तो वह वहां पर क्या कर रहे थे। और यह एक सवाल उसे वापस गाहमार की तरफ लेकर जाता है। वो अकेला ही गाहमर पहुंचता है, और वहां जाकर जब वो देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने वजूद के ऊपर भी शक होने लगता है। वो गांव पूरा बिल्कुल वीरान था। जंगलों की झाड़ियां अब और भी बड़ी हो गई थी, और जो सबसे बड़ी बात थी वह मंदिर जहां वह रात भर रुके थे, वह मंदिर जहां पर उनको बाबा मिले थे, वह मंदिर जहां पर उन्हें उन बाबा ने ठीक भी किया था, जहां यज्ञ हुआ था, हवन हुआ था, वह तो एक खंडर था। वहां किसी तरह का कोई मंदिर नहीं था। उस स्ट्रक्चर को देखकर लग रहा था कि कई सालों से यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन रावी इस बात को कैसे डिनाई कर सकता था कि वो अपनी टीम के साथ उस मंदिर में रुका था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वहां पर वह और रुक पाए। वो उसी टाइम वहां से निकलता है। रमेश
और नेहा को भी वो यह बात बताता है। उन लोगों को भी इस बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन रावी की बात को वो इग्नोर नहीं कर सकते थे। और उन दोनों में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वापस आकर वो यह देखें कि वाकई में वो मंदिर एक खंडर बन चुका है। और इस तरह से रावी ने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ का सबसे हॉरिफिक मोमेंट। वो उसके डूबा गांव को एक्सप्लोर करने गया था। वहां उसने उस पिशाचिनी को भी देखा, उस तांत्रिक को भी देखा, और सबसे बड़ा सवाल जो उसके लिए जिंदगी भर एक सवाल ही बनकर रह जाएगा, आखिर वह बाबा कौन थे? वो वहां क्यों थे? और क्यों उन्होंने इन लोगों को बचाया? क्या ये वही सिद्ध तांत्रिक थे जिन्होंने प्राजक्ता को अपने वश में करने की कोशिश की थी, और आज भी ये वहां पर रहते हैं या आते हैं, या उनकी आत्मा है? क्या है जो उन लोगों को बचाती है जो गलती से वहां पर एक्सप्लोर करने पहुंच जाते हैं? इस सवाल का जवाब आज भी रावी के पास नहीं है। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।